हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और हमारा जो आज के सेशन का टॉपिक है वो है फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो जो फ्रॉइड थे वो साइकोलॉजिस्ट थे, सबको पता ही है। साइकोलॉजिस्ट थे, वो तो बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। फ्रॉइड स्टेट एट द ड्यूरिंग दिस पीरियड माउथ ओरल है ना, माउथ इज द सोर्स ऑफ प्लेजर। माउथ इज द सोर्स ऑफ प्लेजर का मतलब है कि बच्चा अपनी जो सेक्सुअल जो प्लेजर्स हैं उनको कैसे लेता है, कैसे करता है। माउथ इज द सोर्स ऑफ प्लेजर। चिल्ड्रन कंप्लीटली डिपेंड ऑन देयर केयर टेकर्स। वो अपने केयर टेकर्स पर डिपेंड करता है। और केयर टेकर्स कौन होती है? अधिकतर माताएं होती हैं, स्पेशली देयर मदर। ठीक है। दे ड्राइव प्लेजर थ्रू शकिंग, स्वेलिंग, निगलना, सकिंग, चूसना, इन सब चीजों से जो है वो। और फ्रॉइड एक्सप्लेन दैट इफ एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू रिजॉल्व द साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, अगर साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट वो इन सब चीजों से प्लेजर्स नहीं, यानी कि इन सब से प्लेजर अगर वो प्राप्त नहीं कर सकता इस स्टेज पर, तो वो फिक्सेशन, एक स्टेज आती है फिक्सेशन की। लाइक डेवलप द हैबिट ऑफ नेल बाइटिंग। फिक्सेशन की हैबिट आ जाती है और उसमें बच्चा नेल बाइटिंग करने लगता है ना। नेल बाइटिंग करने लगता है और जो है क्या कहते हैं उसको, इस तरह की कुछ जो है आते उसको अपना लेता है। ठीक है। अब स्टेज सेकंड, ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई। और अब आ गई एनल स्टेज। एनल स्टेज में कैसे करते हैं प्लेजर्स की सेटिस्फेक्शन, कैसे करते हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड चिल्ड्रन ऑफन ट्राई टू कंट्रोल एंड डिले द एक्सपल्जन ऑफ यूरिन एंड फीसिस, है ना। दे गेट प्लेजर इन दिस स्टेज फ्रॉम देयर बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट। Freud asserted that too strict or too lenient toilet training can cause fixation at this stage। यानी कि टू लीनियंट और टू हार्ड, हार्ड का मतलब कहना है स्ट्रिक्ट, कि इसी टाइम टॉयलेट जाना है, इसी टाइम पोटी जाना है। इस तरह की फिक्सेशन बच्चे में क्या करता है, फिक्सेशन डेवलप कर देते हैं। इस तरह की जो हैबिट होती है, अगर हम स्ट्रिक्टली करते हैं या फिर बहुत लीनियंट हो जाते हैं तो फिक्सेशन हो जाता है बच्चे के अंदर। स्टेज 3 फैलिक। फैलिक स्टेज, फैलिक में क्या होता है, फैलिक स्टेज में क्या होता है कि चिल्ड्रन डेलिबरेटली और डेलिबरेटली टच देयर जेनिटल्स फॉर प्लेजर्स। बच्चे जो है ऐसे करने लगते हैं। और इसमें दो तरह के, दे गेट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। द मेल चाइल्ड एक्सपीरियंसेस ओडिपस। दो तरह के कॉम्प्लेक्स उत्पन्न हो जाते हैं इसमें, दो तरह के कॉम्प्लेक्स उत्पन्न हो जाते हैं इसमें, एक ओडिपस और एक इलेक्ट्रा। जो बॉयज होते हैं वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और जो गर्ल्स होती है वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। मतलब अट्रैक्ट क्या, अट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है, मतलब इन्होंने कहा, फ्रॉइड ने कहा है कि सेक्सुअल फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर मदर, लड़के जो है और जो है लड़कियां जो है डेवलप सेक्सुअल अट्रैक्शन फॉर देयर फादर। हालांकि ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुई है, ये जो इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस है साइकोसेक्सुअल, ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी की गई है इसको। लेकिन चूंकि इन्होंने दे रखा है तो मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें दे रखा है इसमें इस तरीके से। और इस पे फ्रॉइड स्टेटेड दैट सक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स डेवलप ए मैच्योर सेक्सुअल आइडेंटिटी एंड बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज मेजर पर्सनैलिटी इज फॉर्म। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो अच्छी डिग्निटी सेक्सुअल आइडेंटिटी क्रिएट करती है, इस तरह की जो कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हो जाती हैं। उनका कहने का मतलब है इन जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, अगर इनको सही तरीके से रिजोल्यूशन किया जाए, इनको निवृत्त किया जाए इन रिजोल्यूशन को, तो एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ये कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं लड़कों में लड़कियों में, लेकिन अगर इन कॉम्प्लेक्सेस को रिजोल्यूशन किया जाए तो वो उनसे एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ठीक है। फिर है लेटेंसी स्टेजेस। फ्रॉइड स्टेटेड दैट द सेक्सुअल एनर्जी ड्यूरिंग दिस स्टेज इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अब बच्चा स्कूल जाने लगा, 3 से 6 बच्चा आ गया, 6 से 12 ईयर्स, तो बच्चा स्कूल जाने लगा। अब बच्चों के दोस्त वगैरह भी बने, फ्रेंड्स भी बने, तो उनके अंदर सोशल जो है टेंडेंसी उत्पन्न हुई सोशल एक्टिविटीज में, एजुकेशनल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स वगैरह खेलने लगे। तो इस तरह की जो है प्रवृत्ति उत्पन्न हुई बच्चों में। दिस आल्सो लीड्स टू द लिटिल इंटरेस्ट फॉर द अपोजिट जेंडर। इसमें जो है अपोजिट जो जेंडर होता है उसके प्रति बहुत कम अट्रैक्शन, बच्चों को अट्रैक्ट जो है बहुत कम होते हैं। स्टेजेस
जेनिटल में क्या होता है, इसमें 13 से भी, कहीं कहीं 12 से भी लिखा हुआ है, 13 से लेकर के जो है ऑनवर्ड इसमें आते हैं बच्चे। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड सेक्सुअल एनर्जी इरप्ट्स अगेन। फ्रॉइड स्टेटेड दैट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द फॉर्मल स्टेज हेल्प इन डेवलपिंग ए मैच्योर रिलेशनशिप विद अपोजिशन। यहाँ पर जो है मैच्योर रिलेशनशिप, पहले जैसा रिलेशनशिप नहीं, अब यहाँ पर क्या है कि बच्चे का मैच्योर रिलेशनशिप अपोजिट सेक्स के प्रति होने लगता है। ठीक है, अब जो है ये हो गया आपका जो है जेनिटल स्टेज हो गए आपके। तो ये 5 स्टेज आपकी हो गई। अब इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब ये आपको मेरे ख्याल से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, एक बार और बता देती हूँ। ओरल बर्थ टू 18 मंथ, बच्चा सकिंग से, जैसे माँ का दूध पीता है बच्चा, इसके शकिंग वगैरह से जो है बच्चा जो है स्वेलिंग शकिंग से क्या करता है, अपनी जो प्लेजर्स को सेटिस्फाई करता है, जो उनके प्लेजर की जो भावना होती है उसको सेटिस्फाई करता है। एनल में जो है फिसिस के को कंट्रोल करना और ये करना, ये समझ गया कहने का क्या मतलब है। डिले द एक्सप्लोजन ऑफ यूरिन एंड फिसिस के द्वारा बच्चा करता है ना। फिक्सेशन होने के बाद में क्या करता है बच्चा, नेल बाइटिंग वगैरह करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो फेलिक में ये कॉम्प्लेक्स उत्पन्न हो जाता है ओडिपस और इलेक्ट्रा। अगर इनको कॉम्प्लेक्स को सही से रिजोल्यूशन किया जाए तो एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बच्चे की डेवलप हो जाती है। ये दोनों प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। फिर लेटेंसी में 6 से 12। अब जो हमारे जो होते हैं क्या कहते हैं, इंटरेस्ट फॉर अपोजिट जेंडर्स। लेटेंसी में क्या करते हैं, अपोजिट जेंडर के प्रति इंटरेस्ट, बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट फॉर अपोजिट जेंडर के प्रति होने लगता है। और जो है एजुकेशनल सोशल बच्चा बनने लगता है, क्योंकि स्कूल जाने लगता है। फिर 6 साल का बच्चा है तो स्कूल में जाएगा ही। वहाँ जो है गैदरिंग में, जो सोशल गैदरिंग में, एजुकेशनल एनवायरनमेंट में उसका डेवलपमेंट होता है इस तरीके से। फिर है जेनिटल स्टेजेस, यहाँ अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होने लगता है बच्चा। मैच्योर, और जो रिलेशनशिप होता है वो मैच्योर रिलेशनशिप होता है ना। बहुत सारी चीजें वो करने लगता है इस तरह से जेनिटल में। ठीक है, और जो है ये हो गई आपकी, इसमें ज्यादा इतना डीप कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपको बताया जाए, जितना मैंने बता दिया आपको मैच्योर रिलेशनशिप विद अपोजिट सेक्स जेनिटल में। और जो है और ऐसा कुछ इसके अंदर इतना बड़ा खास नहीं है, और अब आप चाहे तो आप बुक्स में भी आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कार्ल रोजर्स की ह्यूरिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, हम करते हैं कार्ल रोजर्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब इनके जो कार्ल रोजर जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, इन सब की आपको डेट ऑफ बर्थ भी जाननी चाहिए, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं वहां डेट ऑफ बर्थ ही पूछी जाती है। और ये कहाँ के हैं, है ना, कहाँ के हैं ये भी आपको जानना चाहिए। तो कार्ल रोजर्स वाज बोर्न ऑन जनवरी 8 1902 1902 में इन इलियोनिस में, है ना। ही इन 1942 में ही पब्लिश हिज बुक काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, यानी कि ये साइकोथेरेपिस्ट भी थे। कहने का इनका मतलब ये है, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी नामक इन्होंने जो है बुक लिखी
है ना। विद इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ही डेवलप हिज कंसेप्ट ऑफ द सेल्फ। इन्होंने कौन सी कंसेप्ट करी? सेल्फ। सेल्फ पहले तो दो ही देखते हैं। सेल्फ, सेल्फ और जो है आइडियल सेल्फ, है ना। आइडियल सेल्फ तो जो है developed his concept of the self as the organizing factor in human personality and formed the principle of non-directed and client-centered। इन्होंने जो है काउंसलिंग की नॉन डायरेक्टेड और जो है साइकोथेरेपिस्ट भी थे नॉन डायरेक्टेड और जो है क्लाइंट सेंटर्ड। नॉन डायरेक्टेड और क्लाइंट सेंटर्ड, ठीक है। थेरेपिस्ट भी माना जाता है इनको। क्या माना जाता है? थेरेपिस्ट भी इनको माना जाता है। कार्ल रोजर्स को थेरेपिस्ट भी थे, ये साइकोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है। तो उन्होंने किस कॉन्सेप्ट को दिया था? उन्होंने दिया था सेल्फ और आइडियल सेल्फ, ठीक है। आइडियल सेल्फ देती हूं मैं, ये रहा आइडियल सेल्फ। ये इनकी कॉन्सेप्ट थी, सेल्फ और आइडियल सेल्फ। तो जो है रोजर्स और इसकी थ्योरी कैसे जानती हैं? इनकी थ्योरी को क्या नाम दिया जाता है? इनकी थ्योरी को नाम दिया जाता है सेल्फ थ्योरी। क्या कहा जाता है इनकी थ्योरी को? सेल्फ थ्योरी, क्योंकि इन्होंने सेल्फ का इन्होंने बहुत ज्यादा इसमें जो है फोकस दिया है सेल्फ को, है ना। और सेल्फ किसका? ह्यूमन। क्या कौन सी बोल जाते हैं? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, है ना। कौन सी है ये? ह्यूमनिस्टिक। कौन सी है ये? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है? ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। तो फर्स्टली रोजर स्टेटेड दैट द हेल्दी इंडिविजुअल टाइड टू कांग्रेस बिटवीन देयर सेंसेस ऑफ हु दे आर। सेल्फ में और आइडियल सेल्फ में फर्क क्या है? सेल्फ में और आइडियल सेल्फ में फर्क क्या है? सेल्फ में और आइडियल सेल्फ में है कि जो आप वास्तव में हैं वो तो आप सेल्फ हैं, जो आप वास्तव में हैं जैसे हैं, और जैसा आप बनना चाहते हैं वह है आपका आइडियल सेल्फ, है ना। कहने का मतलब इनका है कि जो हेल्दी जो इंडिविजुअल होता है टेंड टू सी कांग्रेस बिटवीन देयर सेंसेस ऑफ हु दे आर, यानी कि सेल्फ, एंड हु दे फील दे शुड बी, उस जैसा हो जाएं। यानी कि मैं उन जैसी प्रवृत्तियों को अपनाऊं, उन जैसी क्वालिटीज को अपनाऊं। किसी मान लीजिए मुझे इंदिरा गांधी पसंद है, तो मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ, तो उनके जैसे क्वालिटीज मैं अपने अंदर डालने की कोशिश करूंगी। एक तो मैं जो हूं और एक मैं जैसा बनना चाहती हूं। तो ये फर्क है सेल्फ में और आइडियल सेल्फ में। तो इस तरीके से जो संतुलन, अगर इन दोनों चीजों में संतुलन बैठा लिया आपने, कांग्रेस संतुलन बैठा लिया, तो आपका एक जो है बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी, मतलब अच्छी पर्सनैलिटी आपकी मानी जाती है। दूसरी सेकंड कार्ल रोजर्स कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ है। अब इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला तो है एंड्योरिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें सबसे पहला है इनका एंड्योरिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। एंड्योरिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी क्या है? ये एंड्योरिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी इन्होंने जो है इसमें कुछ हेडिंग दिए हैं, 3 हेडिंग दिए हैं। 3 हेडिंग में इन्होंने पर्सनैलिटी को, यानी कि सेल्फ को, आइडियल सेल्फ को, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फिनोमिनन फील्ड क्या होता है ना, सेल्फ इमेज क्या होती है, कांग्रेंस क्या होता है, इनकांग्रेंस क्या होता है, इन्होंने इन सब चीजों को यहाँ पर डिफाइन किया है। तो सब ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म इन्होंने किसको कहा है, इन सबको हम डिटेल में जानेंगे। तो एंड्योरिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी कहने का इनका मतलब है कि एज द मेन पर्पज
of the theory is to explain the growth and development within the individual. This theory does not lay too much emphasis on personality development, rather it refers to give it attention to more दो हैं ऑर्गेनिज्म एंड द सेल्फ, दो चीजों पर उन्होंने ध्यान दिया है, ऑर्गेनिज्म पर और सेल्फ पर। तो फिनोमिनल फील्ड कौन सा है? अब इसमें फिनोमिनल फील्ड है, इसमें ऑर्गेनिज्म है। किसको हम डिफाइन कर रहे हैं? एंड्योरिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, जो एंड्योरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी है, पहले तो उनके बारे में बताया है ना, जो इंडिविजुअल के अंदर, जो एस्पेक्ट्स इंडिविजुअल के अंदर हैं, है ना, मतलब उनके ज्यादा ये जो थ्योरी है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर नहीं इतना वो करती, जो विद इन, एक तो हो गया पर्सनालिटी के बारे में बात करना, एक हो गया व्यक्ति के अंदर जो गुण है उनके बारे में, उसके अंदर विद इन पर्सनालिटी के अंदर जो उनको ज्यादा एम्फेसिस डालती है ना। तो ऑर्गेनिज्म में देखते हैं क्या है, ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म किसको नाम दिया है उन्होंने? मानव को, जो मनुष्य है उसको उन्होंने ऑर्गेनिज्म कह दिया। अब ये है फिनोमिनल फील्ड, ये क्या है? फिनोमिनल फील्ड। फिनोमिनल फील्ड के अंदर कितनी चीज है? 2 3 4 5, ये हो गया सेल्फ। और सेल्फ किससे बनता है? सेल्फ। और सेल्फ किससे बनता है? सेल्फ में बनने के लिए क्या? बिहेवियर, ठीक है। फिर हो गया आपके जो ऑब्जेक्ट्स, जिनको आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हो गए। फिर हो गए इमेजेस हो गई इसमें, ठीक है। फिर हो गए इसमें थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस। फिर हो गए प्यूपिल, जिनसे आप इंटरेक्ट करेंगे, ये प्यूपिल हो गया। ये हो गए आपकी जो है प्यूपिल हो गई। तो इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल है, मोटिवेशन किससे लेगा? मोटिवेशन किस चीज को मोटिवेट, किसी को बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं, जो सेल्फ बनेगा, जिससे का सेल्फ निर्मित होगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल को मोटिवेट करेंगे, थॉट्स भी। अब ये सेल्फ को डेवलप करना है हमको। तो सेल्फ कैसे डेवलप हो गया? जिसमें बिहेवियर डेवलप होगा, ऑब्जेक्ट के प्रति हमारा सोचना, उसकी तरफ क्या हमारा नजरिया है ना, थॉट्स, फीलिंग्स, पीपल की तरफ देखने का नजरिया, थॉट्स, है ना, इमोशंस, इमेजेस, कैसी इमेज हम, तो ये हो गया आपका। और यहाँ हो गया आपका एनवायरनमेंट। फिर आपका ये सब चीजें मिलकर क्या करते हैं? तैयार, ये सारी चीजें मिलकर तैयार करती हैं फिनोमिनल फील्ड। तो इन्होंने कहा है ऑर्गेनिज्म में जो महत्वपूर्ण चीज है वो है फिनोमिनल फील्ड। अब फिनोमिनल फील्ड क्या है, इसको देखते हैं कि इनका कहने का एक मतलब था कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, व्यक्ति जो होता है, वो पॉजिटिव ही होता है। इन्होंने नेगेटिव चीज को बताया ही नहीं। इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके जो थॉट्स होते हैं केवल पॉजिटिव होते हैं। ये परिस्थितियों पर डिपेंड होकर नेगेटिव हो सकते हैं। वैसे तो बना हुआ, ओरिजिनली जो बना हुआ है व्यक्ति, वो पॉजिटिव एटीट्यूड से ही बना हुआ है। इनका कहने का मतलब यह ट्रस्टवर्दी है और पॉजिटिव एटीट्यूड से बना हुआ एक व्यक्तित्व है। रोजर्स स्टेट दैट द इंडिविजुअल वे ऑफ बिहेविंग डिपेंड अपॉन द फिनोमिना फील्ड। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो व्यवहार है ना, वो किस पर डिपेंड है? किस पर? फिनोमिनल फील्ड पर। फिनोमिनल फील्ड में किस सारी चीजें हैं जिस पर व्यक्ति का व्यवहार निर्भर करता है, इन सब पर। और जिसमें क्या है ना, क्या है जिसमें? बाहरी रिलेटिव, जो एक्सटर्नल रिलेटिव्स हैं उन पर नहीं, जो विद इन पर्सनैलिटी का जिक्र किया है ना। The phenomenal field is made up of conscious and unconscious experience। और ये जो हमारे व्यवहार, ये किससे निर्देशित होते हैं? हमारी कॉन्शियस से और अनकॉन्शियस, जो हमारी फुलफिल नहीं हो पाती इच्छाएं, वो जो अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, उनसे गवर्न होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये करती। अब है सेल्फ, रियल सेल्फ। अब सेल्फ को जिसको मैं क्लियर रही थी, सेल्फ ये क्या है? रियल सेल्फ। अब रियल सेल्फ में और आइडियल सेल्फ में इनको कहने का मतलब है सेल्फ क्या है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ। तो इसको कहा गया है सेल्फ। ये सेल्फ है क्या? इसमें दो चीजें हैं, एक तो है रियल सेल्फ जो मैंने अभी बताते हैं, एक हो गया आपका आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ जो वास्तव में आप हैं, और आइडियल सेल्फ जैसा आप बनना चाहते हैं। तो इस तरह से इनका कहना है कि द सेल्फ और सेल्फ concept is one of the primary concept in Rogers theory and that is why it is often referred to as the self theory of personality। ये मैंने आपको बता दिया। Rogers further differentiate between two aspects of the real self and the ideal self।
द रियल सेल्फ इज द यू इन रियल लाइफ, while the ideal self is what the person wanted to be, है ना, would like to become. Thus Roger distinguishes between two personalities, the real self which is created through the actualizing, जो उनकी एक्चुअल में टेंडेंसी है, जिन परिवर्तनों के साथ वो पैदा हुआ है, वो है रियल सेल्फ. However does not society, however does not always support the actualizing tendency and we are stressed to live under conditions that are out of our. जो सोसाइटी क्या करती है, जिन प्रवृत्तियों को हम लेकर पैदा होते हैं, सोसाइटी क्या क्या इसके प्रेशर में आकर के, हम सोसाइटी के प्रेशर में कैसे आते हैं कि देखो भाई वो कितना बड़ा डॉक्टर बन गया है ना, देखो वो इंजीनियर बन गया, तो हम क्या करते हैं, सोसाइटी का प्रेशर हो गया ना, सोसाइटी में माता पिता भी तो रहते हैं, तो माता पिता कहते हैं उसका बच्चा वो बन गया, उसका बच्चा वो बन गया. इस तरह से सोसाइटी के प्रेशर में आकर के हम आइडियल सेल्फ बनाने की कोशिश में लग जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमारा आइडियल सेल्फ बनता है. कुछ अब तो क्वालिटी लेकर या कुछ और आए, लेकिन हमें कह रहा है उसकी जैसा बनना है, तो हम वो क्वालिटी एक्वायर करने की कोशिश करने लगते हैं. तो इस तरीके से जो अब इनकॉन्ग्रुएंस कौन सा है, अब दो तरह की इसमें चीजें हैं, आपको दिखाते हैं बना करके. अब दो तरह की चीजें हैं इसमें. अब इससे देखिए आप, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका आइडियल सेल्फ, ये हो गया आपका रियल सेल्फ. ठीक है, क्या हो गया आपका आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ. तो ये जो है बीच का, इसमें जो है अगर ये कम है ना, ओवरलैप अगर कम है, इसका मतलब तो है कि आप जो है गुड पर्सनैलिटी नहीं है. यदि ये दोनों बहुत अच्छे से, आइडियल सेल्फ और ये जो है रियल सेल्फ, एक दूसरे को ज्यादा ओवरलैप करते हैं, है ना, वहां अच्छे से नहीं बन रहा है. अगर ये इस तरीके से बनते हैं, अगर ये इस तरीके से बनते हैं और इसके ऊपर आ जाता है, ये ज्यादा मात्रा में होता है, तो इसका मतलब कि पर्सनैलिटी हमारी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, यानी कि दोनों का मिश्रण बहुत ज्यादा है, आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ का मिश्रण बहुत अच्छे से है, तो हमारा जो है ये बहुत अच्छा व्यक्तित्व बनता है. तो इस तरीके से कहने का मतलब है. अब कॉन्ग्रुइटी और इनकॉन्ग्रुइटी क्या है? अकॉर्डिंग टू रोजर्स, ए पर्सन सेल्फ कॉन्सेप्ट इज मेड ऑफ थ्री. अब सेल्फ कॉन्सेप्ट का भी इन्होंने, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट ये तीन चीजों से मिलकर बनी होती है. सेल्फ इमेज, आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ, तीन चीजों से मिलकर ये बनी होती है. ठीक है, कौन सी, सेल्फ इमेज, द आइडियल सेल्फ, यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट किससे बनती है, और सेल्फ आइडियल सेल्फ हो गया, और हो गया सेल्फ एस्टीम. अब सेल्फ इमेज किससे बनती है, तो तीन चीजें दी इन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट में, सेल्फ इमेज, सेल्फ स्टीम और आइडियल सेल्फ, तीन चीजें दी. सेल्फ इमेज की फर्सी, सेल्फ इमेज क्या होती है, जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ इमेज कि मेरी इमेज इस टाइप की है. सेल्फ इमेज फील, और उसी तरीके से हम कार्य करते हैं, यानी कि अपने बारे में सोचना, एक्ट करना और फील करना, तो आ जाता है सेल्फ इमेज में. और जो है अवर लाइफ एक्सपीरियंस कैन बी लार्जली इन्फ्लुएंस और सेल्फ इमेज, जो हमारे जीवन के एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारी सेल्फ इमेज को, लाइफ एक्सपीरियंस हमारे सेल्फ इमेज को डैमेज भी कर सकते हैं, सेल्फ इमेज को हमारे ऊपर भी उठा सकते हैं, तो हमारे एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है. द आइडियल सेल्फ इज द पर्सन वी वुड लाइक टू बी, ये मैंने कई बार बता दिया आपको, अब समझ नहीं आ गया होगा आपके. सेल्फ एस्टीम इज अवर असेसमेंट ऑफ अवर सेल्फ वर्थ. सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है कि हम कितने योग्य हैं, सेल्फ आत्मसम्मान जब भी तो हम महसूस करेंगे जब हम योग्य होंगे किसी चीज के, तो कितने योग्य हैं इससे पता चलता है हमारा सेल्फ एस्टीम का. Thus we can say that the self concept is what we think about ourselves. According to Carl Rogers, when a person's self image matches, जब सेल्फ इमेज हमारी जो है मैचेस विद आइडियल सेल्फ, इट इज स्टेट ऑफ कॉन्ग्रुएंस. जब ये मिल जाती है सेल्फ इमेज से, हमारी आइडियल सेल्फ मिल जाती है, तो कॉन्ग्रुएंस कहलाती है. और जब जो है आइडियल सेल्फ में और सेल्फ इमेज में वो होता है, डिस्पेरेंसी होती है. डिस्पेरेंसी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड.
अगर जब इस तरह की प्रवृत्ति होती है, इस तरह का दिखाई देता है, तो इनकॉन्ग्रुएंस होती है। यानी कि सेल्फ इमेज में आइडियल सेल्फ में जब हमें क्या दिखाई देता है, डिस्पेरेंसी। डिस्पेरेंसी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड, तो वो हो जाती है हमारी इनकॉन्ग्रुएंस। तो ये दो तीन जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इनकॉन्ग्रुएंस क्या है? कॉन्ग्रुएंस जब कॉन्ग्रुएंस आइडियल सेल्फ में और सेल्फ इमेज में एक रूपता होती है, और डिस्पेरेंसी होती है जब आइडियल सेल्फ में और सेल्फ इमेज में, तब होती है इनकॉन्ग्रुएंस। तो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पर, एक और चीज उसमें कही है, वो कही है, कौन सी कही है? वो कही है इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कौन सी कही है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या? वो उनका कहना यह है कि the concept of self-actualization tendency is only motive and it encompasses all motives, need and drive reduction and pleasure seeking tendency. ठीक है? This tendency is selective and focused on only those aspects of the environment which is in direction of fulfillment and wholeness. There is only motivation force in the self-actualization drive and single goal of life to become self-actualized. और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहने का क्या मतलब है उनका? कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब आत्मबोध। आत्मबोध कि जब हमारी सारी नीड्स फुलफिलमेंट हमारी नीड्स का हो जाता है और हमारे पास कोई भी मोटिव, कोई भी इस तरह की इच्छा न रहती जिसको फुलफिल करनी है, तब हमें आत्मबोध हो जाता है। इनका कहने का मतलब यह है, he said that the human organism has an underlying actualizing tendency which wishes to develop it always moves it towards autonomy. This tendency is directional, constructive and exists on living beings. और ये जो प्रवृत्ति होती है हर व्यक्ति में होती है कि एक उम्र के बाद आकर के उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की प्रवृत्ति तो पहले से ही होती है, लेकिन वो जो है डेवलप हो जाती है उस टाइम तक आते आते। All living beings, the actualizing tendency can be surpassed but can never be fully destroyed until the organism, जब तक जीवित रहता है आत्मबोध प्राप्त करने की प्रवृत्ति उसके अंदर जो है जीवित रहती है, और जब तक वह जीवित रहता है तो वो प्रवृत्ति भी उसके अंदर तब तक काम करती रहती है, मतलब उसके अंदर रहती ही है। उसको सप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया तो जा सकता है लेकिन इसको खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है? This tendency is selective and focus on only on those aspects of environment which is in the direction of fulfillment, और उन्हीं एस्पेक्ट्स जो एनवायरमेंट के उन्हीं एस्पेक्ट की तरफ फोकस करती है जो उस इच्छा को, आत्मबोध की इच्छा को जो पूरा कर सकता है ना? फुलनेस, पूर्णता, मनुष्य की पूर्णता के आत्मबोध होता है तो मनुष्य की को पूर्णता प्राप्त हो जाती है ना, तो वहां तक पहुंचने में जो है हेल्प करता है। Therefore, the only motivating force is self-actualization drive and the single goal of life is to become self-actualized. तो इस तरीके से जो है सेल्फ। अब नेक्स्ट जो है कुछ अब क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन तो ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि इन द फॉलोइंग टू सेट गिव द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज गिवन बाय द पियाजे एंड सेट टू प्रोवाइड द इंपोर्टेंस फीचर व्हिच डिनोट द कॉग्निटिव ग्रोथ, मैच द फॉलोइंग बाय द सेलेक्टिंग द करेक्ट कोड। अब इसमें 4 दिए गए हैं, बैठ कर करते हैं क्वेश्चन को। बैठ के करते हैं, आराम से करेंगे बैठ के। तो जो है 2 सेट्स दिए गए हैं, एक में तो मेन फीचर्स ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ के हैं और दूसरा जो फर्स्ट सेट है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। तो सेंसरी मोटर स्टेज
एबिलिटी टू कॉम्प्रहेंड, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट है, फॉर्मल है। चारों स्टेज दे रखी है इसमें, है ना, चारों स्टेज इसमें दे रखी हैं। तो चारों पहले का कौन सा होगा, एबिलिटी, देखो चारों स्टेज है, उनके सामने मेन फीचर्स ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ, एबिलिटी टू कॉम्प्रहेंड, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, रिवर्सिबिलिटी क्या होती है। हाइपोथेसिस सेकंड है, हाइपोथेसिस मेकिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ट्रांसडक्टिव ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। तो बताइए पहले का होगा, देखो सबसे पहले सेंसरी मोटर का देखते हैं। सेंसरी मोटर का ऑब्जेक्ट परमानेंस मैंने बताया था ना, कीवर्ड है इसका, ऑब्जेक्ट परमानेंस है ना, कीवर्ड है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस इनका हो जाएगा कीवर्ड। तो पहले का तो थर्ड हो गया, और बी का फोर्थ, प्री ऑपरेशन का हो गया फोर्थ, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का हो गया हमारा सी का फर्स्ट, एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड रिवर्सिबिलिटी। कॉन्क्रीट में रिवर्सिबिलिटी जान जाता ना बच्चा, रिवर्सिबिलिटी के उल्टा, जैसे प्लस प्लस और प्लस माइनस कितने होंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस कितने होंगे, और प्लस जो प्लस प्लस कितने होंगे, ये सब जानता है और रिवर्सिबिलिटी कर सकता है। दो और दो चार, दो और दो चार होते हैं, चार में से दो घटा दो तो दो होते हैं, वो जो है समझ जाता है इस स्टेज तक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज तक। तो ये आ गया आपका रिवर्सिबिलिटी, है ना, एबिलिटी टू रिवर्सिबिलिटी। और फिर है फॉर्मल ऑपरेशन में है आपका हाइपोथेसिस मेकिंग, जो 12 साल से बाद की जो स्टेज है, हाइपोथेसिस मेकिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ये हो गया आपका जो है चारों स्टेज। और चारों स्टेज में जो बच्चा जो जिस जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी जो वो बढ़ जाती हैं, वो भी इसमें दे रखी हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग is the characteristic features of emotional development during adolescence? Jealousy towards brothers sisters and in the family and peers in the school. Next, conflicts in motivation, showing curiosity toward environment objects, tendency to evince warrior in respect of school and personal related matters. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट्स? Which of the following is the characteristic features of emotional development during adolescence? तो ये हो गया आपका कॉन्फ्लिक्ट, आपको बता दें संघर्ष की अवस्था होती है एडोलसेंस। तो कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं आप, इसको यहाँ बी लगा दीजिए, आंसर बी सही है इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मैच द टू सेट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन। तो साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ फ्रायड, साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ जुंग, एल्पोर्ट थ्योरी ऑफ पर्सनल डिस्पोजिशन, कैट अभी आएगा, अब पढ़ाऊंगे, कल पढ़ाऊंगे आपको एल्पोर्ट वाली, और कैटल्स थ्योरी ऑफ सरफेस एंड सोर्स ट्रेट्स। तो जो है अब इनको आप लगाइए सही से, इनके ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ एनवायरमेंट एंड इनहेरिटेंस। ट्रेट्स ऑफ personality are indicative of a neuropsychic structure expressed through modes of behavior. Neuropsychic structure or traits represent two extreme points on a scale rather than two types. फिर next है traits are expressive of a lifestyle. फिर है fifth, personality traits represent a characteristics of either life urge or death urge. तो जो है आपका जो एक आंसर सही है, सही आंसर जो आपका है वो है ए का साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ फ्रायड। ट्रेट्स रिप्रेजेंट ये आ जाएगा आपका साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ फ्रायड का आ जाएगा, पर्सनैलिटी ट्रेट्स रिप्रेजेंट ए कैथिक्स ऑफ आइदर लाइफ अर्ज और डेथ अर्ज, ठीक है। और बी का है थर्ड, ट्रेट्स रिप्रेजेंट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स
ऑन ए स्केल रेदर देन टू टाइप्स। आलपोर्ट थ्योरी ऑफ पर्सनल डिस्पोजिशंस का जो है सी का है सेकंड, ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर इंडिकेटिव ऑफ ए न्यूरोसाइकिक स्ट्रक्चर एक्सप्रेस्ड थ्रू मोड्स ऑफ बिहेवियर। और कैटल थ्योरी ऑफ सरफेस सोर्स, ये है आपका ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ एनवायरमेंट एंड इनहेरिटेंस। तो ये इस तरह से ऑप्शन इनके सही हैं, ए का फिफ्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। और ये जो आपकी साइकोएनालिटिक थ्योरी फ्रॉइड में की मैं कराई रही हूँ, तो इसमें आ गया आपका ट्रेट्स कैथिक्सिस ऑफ लाइफ अर्ज और डेथ अर्ज। वो जो मैंने बताया था आपको थैंटोन्स और इरोज, उससे संबंधित है। लाइफ अर्ज को कहते हैं इरोज लाइफ अर्ज को, और डेथ अर्ज को कहते हैं थैंटोन्स है। थैंटोन्स जो है वो वाला क्वेश्चन है। और साइकोलॉजिकल टाइप्स ऑफ जुंग ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है ट्रेट्स रिप्रेजेंट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन ए स्केल रेदर देन टू टाइप्स। मैंने क्या मतलब टू एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, रेदर देन टाइप नहीं है, पॉइंट्स हैं, इनका कहने का मतलब ये था। तो ये आपको क्वेश्चन आ गया होगा अच्छे से। अब है आपका 3 क्वेश्चन हो गए आपके। अब देखते हैं हम 4th क्वेश्चन। डिफेंस मैकेनिज्म आर यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल। क्यों किया जाता है डिफेंस मैकेनिज्म को यूज, ये बताइए आप। डिफेंस मैकेनिज्म को क्यों यूज किया जाता है? जब आप डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आई, आप टेंशन में आई, उस टेंशन से छुटकारा पाने के लिए आप क्या करते हैं? आप बाहर गए काम करने, बाहर से आप टेंशन लेके आए, और टेंशन लेके आने के बाद घर पे लेटते आप टीवी चला देते हैं, और टीवी में भी आप गाने सुनने शुरू कर देते हैं, या अपनी मनपसंद कोई भी कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? उस समस्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ही नया कार्य कर रहे हैं। ये होता है डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। यानी कि आप एडजस्ट क्या करें, टू प्रमोट एडजस्टमेंट प्रोसेस। आप एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को, क्या कर रहे हैं? वो चीज जिससे कि वो भूल जाए। एडजस्टमेंट किस में कर रहे हैं? कि टेंशन को भुलाने के लिए एडजस्ट कर रहे हैं आप। तो ये हो गया आपका डिफेंस मैकेनिज्म। अब है 5th क्वेश्चन है द लिस्ट। 5th क्वेश्चन, द लिस्ट गिवन बिलो एम्बोडाइज ए नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडजस्टमेंट एंड द यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एडिटिव दोज हु हाईलाइट द रोल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, है ना। द लिस्ट गिवन बिलो एम्बोडाइज ए नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडजस्टमेंट द यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। अभी जो मैं बता के हटी हूं आपको, आइडेंटिफाई दोज विच हाईलाइट द रोल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, जो हाईलाइट द रोल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। अब है इसमें जो है पांच दे रखे हैं आपको, उन्हें क्या करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है उनको, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो गिविंग टाइम टू सोल्व प्रॉब्लम दैट माइंड अदरवाइज में ओवरवेल्म अस। अभी मैंने आपको बताया है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था उसी को कहा है, गिविंग टाइम टू सोल्व प्रॉब्लम दैट माइट ओवरवाइज में ओवरवेल्म अस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? 3rd, साइड ट्रैकिंग द इश्यू, एक तरफ कर दीजिए इश्यू को डिफेंस मैकेनिज्म में। फिर है 4th, अनकॉन्शियस यूज टू प्रमोट कंफर्ट लेवल लाइफ सिचुएशन। अनकॉन्शियस यूज, अनकॉन्शियस की कोई मतलब कोई भी चीज अनकॉन्शियस में पड़ी हुई है, उसको यूज कर लेते हैं कंफर्ट लेवल में आने के लिए, ये करेंगे। और है 6th जो है ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन विच आर प्लॉजिबल। एक्सप्लेनेशन, उस चीज को सही ठहराने के लिए हम एक्सप्लेनेशन शुरू कर देते हैं, ऑफरिंग एक्सप्लेनेशन विच आर प्लॉजिबल, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम 7th क्वेश्चन पर। 6th हो गया और 7th क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फॉलोइंग 2 सेट्स, सेट 1 मेंशन द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज गिवन बाय पियाजे एंड सेट 2 स्पेसिफाइड द डिस्टिंक्टिव कॉग्निटिव फीचर्स। ये मैंने अभी आपको करा दिया है, दोबारा से दे रखा है, हालांकि 1-2 में जो है ऑप्शंस चेंज कर दिए गए हैं, है ना, लेकिन जो है वही है। एक तो इसका तो प्री ऑपरेशन का, तो ये कॉन्क्रीट का ऑपरेशन का तो हो जाएगा रिवर्सिबिलिटी, सी का 4th हो जाएगा ना, है ना। सी का 4th हो जाएगा
और डी का हाइपोथेसिस मेकिंग फॉर्मल में ये आ जाएगा। अब प्री ऑपरेशन में क्या आएगा, ट्रांसडक्टिव में क्या होता है कि बच्चे जो है किसी भी भावना को किसी भी दूसरी चीज से जोड़ लेते हैं। जैसे कुत्ता भौंकते ही ट्रेन, मान लीजिए बच्चे ने देखा कि कुत्ता भौंक रहा है और ट्रेन आई है, तो बच्चा ट्रेन तो अपने टाइम से स्टार्ट हुई है, लेकिन उसी टाइम कुत्ते ने जो है बार्क कर दिया, तो बच्चा क्या कनेक्शन कर लेता है कि जैसे कुत्ता भौंक रहा है तो इसलिए ट्रेन चल रही है। वो अपने मन में इस तरह के आइडिया लगा लेता है बच्चा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसडक्टिव। तो ये इंडक्टिव है ना ही डिडक्टिव है ना तो इंडक्टिव ये विचारधारा है ना, विचार है ना, ये डिडक्टिव है, ये ट्रांसडक्टिव है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका बी का सेकंड हो गया, और ए का जो है थर्ड वही ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो इस तरीके से आपके पूरे हो गए। और 8वां क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कॉग्निटिव लर्निंग प्रमोट डेवलप द कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये फैक्ट वाइज क्वेश्चन है। कॉग्निटिव लर्निंग प्रोमोट्स डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग जीन पियाजे ने दिया था, डेविड ओसोबोल ने, जेरोम एस ब्रूनर ने, फेरेंस मर्टोन ने। तो ये दिया था डेविड ओसबेल ने, डेविड ओसबोल ने ये दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। बिलो आर द टू सेट्स, प्रोवाइड द सेट फर्स्ट प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, while set 2 indicate the kind of thinking associated with these types. Match the two sets and for your answer and select the proper code. ये समझ में आ गया होगा आपको इंग्लिश में, मैं बोल रही हूँ इसकी हिंदी आपको समझ में आएगी। दो, एक तरफ तो हमारे जो है इंटेलिजेंस की थ्योरी के नाम है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित थिंकिंग है ना। तो कॉग्निटिव में कौन सा होगा, कॉग्निटिव है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, कल्चरल है, इससे संबंधित है यूनिटी थिंकिंग, सीरियल थिंकिंग, एसोसिएटिव थिंकिंग, सिंबॉलिक थिंकिंग, ट्रांस 2 बार दे रखा है इसमें, ट्रांस सिचुएशन। अब इस तरह से क्वेश्चन भी आने लगे हैं आपके उसमें कि 2 ऑप्शंस को एक जैसे ऑप्शंस को दे देते हैं, ऑप्शंस में 2 एक जैसे ऑप्शन को देते हैं, जैसे सिंबॉलिक थिंकिंग और 2 बार दिया है सिंबॉलिक थिंकिंग, 4th में भी दे दिया और 5th में दे दिया। तो इसमें क्वेश्चन में सोचने में बड़ा ध्यान लगाना पड़ता है। ट्रांस सिचुएशनल थिंकिंग, तो जो है इसको देखते हैं आप, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस। कॉग्निटिव इंटेलिजेंस कौन सी है, सीरियल इंटेलिजेंस है। पहले तो है आपका जो है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल, है ना, इस तरह से है ना, सीरियल थिंकिंग हो गई। फिर है हमारा बी का थर्ड, इमोशनल इंटेलिजेंस का एसोसिएटिव थिंकिंग, इमोशनल का। और स्पिरिचुअल का हो गया आपका यूनिटिव थिंकिंग स्पिरिचुअल में, और कल्चरल का हो गया आपका सिंबॉलिक थिंकिंग। 4th में भी दे रखा है, लेकिन यहाँ 5th जिसमें दे रखा है वो ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपका क्वेश्चन हो गया। सिंपल भी था लेकिन मुश्किल भी था। एक और सिंपल क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं हम। Which of the following stages and their virtues are correctly matched? Early childhood, will play, school age, adolescence. तो adolescence किससे? And their virtues are correctly matched. बताइए। अर्ली चाइल्डहुड, प्ले और स्कूल एज। ठीक है, ये हो गई आपकी वर्च्यू करेक्टली मैच्ड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसमें जो है सही आंसर है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। कॉन्शियस एक्सप्रेशन इज कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ रिप्रेस्ड विश expression. Conscious expression is contrasting form of repressed wish is compensation, denial, reaction, formation, repression. बताइए इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो डिफेंस मैकेनिज्म है इसमें है डिनायल, कॉन्शियस एक्सप्रेशन,
ठीक है। कॉन्शियस एक्सप्रेशन का मतलब है डिनायल, क्योंकि कॉन्शियस अनकॉन्शियस नहीं है ना, कॉन्शियस ही डिनायल। जो सही है उसको हम नकार रहे हैं, हम जानते हैं लेकिन फिर भी हम उसको नकार रहे हैं, उस परिस्थिति को हम नकार रहे हैं, तो ये आ जाता है डिनायल में। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको कराए, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। आई थिंक कि आपने इनसे बहुत कुछ समझ लिया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सिंपल सा ही है, ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग बिगिंस, मैंने क्रिएटिव थिंकिंग आपको करा दिया ना। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग बिगिंस एट व्हाट स्टेज? इन्फेंसी, जो इन्फेंट है बच्चे उनमें, चाइल्डहुड में, एडोलसेंस में, एडल्टहुड में, बताइए। एडोलसेंस में, एडल्टहुड में, बताइए। एडोलसेंस में, एडल्टहुड में, चाइल्डहुड में, इन्फेंसी में, क्रिएटिव थिंकिंग। तो इसका सही आंसर है चाइल्डहुड में। चाइल्डहुड में क्रिएटिव थिंकिंग, बच्चे कुछ ना कुछ बनाने शुरू कर देते हैं ना, कुछ टॉयज को ये करना वो करना बनाने शुरू कर देते हैं, तो ये चाइल्डहुड। विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज सैड टू बी ओवर पावर्ड विद टेंडेंसी ऑफ हीरो वर्शिप? इसमें कौन सा सही है? इसमें सही है अर्ली एडोलसेंस। हीरो वर्शिप का मतलब किसी को हीरो वर्शिप का मतलब किसी जो है किरदार को पसंद करना। हीरो वर्शिप का मतलब किसी भी किरदार को पसंद करने लगना, उसको उसकी पूजा करने लगना। ठीक है, इसको बोलते हैं आपके जो है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। Who is the following list of learning psychologist accepted catharsis as a form of learning? बताइए। Who is the following list of learning psychologist accepted catharsis as a form of learning? बताइए। कैथेक्सिस आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो अब पढ़ेंगे आप कैथेक्सिस। ठीक है, लर्निंग साइकोलॉजिस्ट में कैथेक्सिस को टोलमैन ने फॉर्म ऑफ लर्निंग माना था इसको। द आइडिया ऑफ अनकॉन्शियस मोटिवेशन इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट एडलर, आल्पोर्ट, फ्रायड बोल देती हूँ मैं इसको, सॉरी, फ्रायड, जुंग। तो अनकॉन्शियस मोटिवेशन किस साइकोलॉजिस्ट ने बताया है आपको? हाँ, तो ये अनकॉन्शियस के बारे में, कॉन्शियस अनकॉन्शियस के बारे में तो फ्रायड ने ही यूज किया है। ठीक है, अच्छा। एन इंडिविजुअल टेंड्स टू शो इमेच्योर, सेल्फ सेंटर्ड, सेडक्टिव एंड अटेंशन गेटिंग बिहेवियर। दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इम्प्लाइड, क्या मतलब है इस टाइप की पर्सनैलिटी का? एंटी सोशल पर्सनैलिटी, हिस्टोरियनिक पर्सनैलिटी, पैरानॉइड पर्सनैलिटी, कंपल्सिव पर्सनैलिटी। एक ऐसा इंडिविजुअल जो इमेच्योर है, सेल्फ सेंटर्ड है, सेडक्टिव है, अटेंशन गेटिंग बिहेवियर, तो कौन सा इसमें सही है? हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन सेट 1 विद द कैरेक्टरिस्टिक लिस्टेड इन सेट 2 एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कोड। तो जो है कंपनसेशन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, रिएक्शन, फॉर्मेशन। कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति, डिस्प्लेसमेंट एक के जगह दूसरा रख देना, रिग्रेशन है ना, और जो है रिएक्शन, फॉर्मेशन। तो ये जो इसका जो है पहले का तो है थर्ड, कंपनसेशन, फाइंड सब्स्टिट्यूट एक्टिविटी टू सेटिस्फाई द मोटिव, है ना।
बी का फोर्थ मोटिव रिमेन्स अनअल्टर्ड बट द पर्सन सब्स्टिट्यूट ए डिफरेंट गोल ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट मोटिव तो रहता है अनअल्टर्ड, मोटिव तो वही रहेगा लेकिन पर्सन सब्स्टिट्यूट ए डिफरेंट गोल ऑब्जेक्ट, दूसरा कोई गोल ऑब्जेक्ट को रख लेता है, सब्स्टिट्यूट बना लेता है। रिग्रेशन में सी का फिफ्थ है इंटेंसिटी ऑफ द एंजाइटी इज रिड्यूस्ड बाय द रिट्रीट इनटू अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, है ना। इंटेंसिटी ऑफ द एंजाइटी इज रिड्यूस्ड बाय ए रिट्रीट इनटू अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कहने का मतलब यह है कि एंजाइटी को जो है इंटेंसिटी ऑफ द एंजाइटी इज रिड्यूस्ड, कम कर दी जाती है रिट्रीट, दोबारा से उसको ट्रीट करके के एंडियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन में ए ट्रू मोटिव which would arouse unbearable anxiety is converted into opposite reaction formation। यानी कि एक जो ट्रू मोटिव होता है which would arouse unbearable anxiety is converted into opposite, यानी कि जो चीज हमें दुख दे रही है, एंजाइटी दे रही है, उसको उसके उल्टे, यानी कि कोई दुखद स्थिति में है हम, तो हम क्या करते हैं, सुखद स्थिति को अनुभव करने लग जाएं उस स्थिति में, तो ये जो है ये हो जाता है कन्वर्टेड इनटू अपोजिट। तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। कराऊंगी कल में, जब पूरा हो जाएगा मेरा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तब कराऊंगी मैं। और ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं मेन। तो आज के लिए बस इतना ही। जब पूरी ये हो जाएगी तब इसमें से छांट के क्वेश्चन आपको कराऊंगी, जब पूरी आपकी जो है ये यूनिट हो जाएगी, है ना। अभी कुछ इसमें 3-4 रह रहे हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन है, तो उन्हें करा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मैंने आपको थ्योरी उनके भी नहीं कराई। तो स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और नेट के आपके पेपर हैं जो है उसको जो है आप अच्छे से दीजिएगा उसको पेपर को, और आशा करती हूँ कि आप जो है उसमें सफल हो जाएंगे। मेहनत से पढ़िए, स्मार्टली पढ़िए, हार्डली पढ़ लिए, तो आप जो है इसको क्रैक कर लेंगे यूजीसी नेट के पेपर को। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय।